हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मैंडेरियन एकेडमी। एंड आज हम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जो हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन को एक अल्टीमेट एज दे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को लेके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो था वो इंडियन एक्सप्रेस में आया, और ये बात करता है इंडिया और नेपाल के लेकर के जो बॉर्डर इशू है उसके बारे में। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। सबसे इम्पॉर्टेंट चर्चा का रीज़न ये है कि रिसेंटली नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की गवर्नमेंट ने एक नोट इशू किया। उस नोट के ऊपर 100 रुपीज़ के करेंसी नोट्स के ऊपर उन्होंने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिस टेरिटरी के ऊपर इंडिया और नेपाल का बायलैटरल डिस्कशन चल रहा था इसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर कौन सा एरिया है, उसके अंदर लेपू लेक, काला पानी और लिम्पियादुरा, ये 3 टेरिटरीज है। लेपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियादुरा। तो ये तीनों टेरिटरी है जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूट्स के क्या रीज़न है वो हम आगे बात करेंगे। इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी के मैप को नेपाल ने अपने 100 रुपीज़ के करेंसी नोट्स के ऊपर प्रिंट किया। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि यूनिलैटरल चेंजेस है वो ग्राउंड की रियलिटी को नहीं बदल सकते। तो आपको समझना होगा कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर आप जानते हैं, एक हमारे जो पड़ोसी देशों से रिश्ते हैं, नेबरिंग कंट्री से रिलेशन है वो, दूसरा नेपाल जो है डायरेक्टली हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन भी है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से एक आईआर के अंदर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, और चूंकि ये करंट इश्यूज़ में चल रहा है तो आपको इस पर फॉलो करने की आवश्यकता है। तो आपको कुछ चीज़ें क्या देखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो एरिया है जिसमें मैंने बताया आपको, लिम्पियादुरा, लेपू लेक, कालापेनी, ये जो हमारा उत्तराखंड के अंदर जो टेरिटरी है जहाँ पे चाइना, नेपाल और इंडिया, इन तीनों का ट्राई जंक्शन बनता है। इस ट्राई जंक्शन के ऊपर ये हमारी टेरिटरी, जैसे आपको दिख रहा होगा ये मैप के अंदर दिखाई हुई है, तो ये जो टेरिटरी है एक ट्राई जंक्शन पे है। इस ट्राई जंक्शन पे तीनों की प्रेजेंस है, और वहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती थी जिसका नाम था रिवर काली। जो इनिशियली इसका नाम काली था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। जो ये काली रिवर है, ये काली रिवर के ओरिजिन को लेकर के जो हमारे पहले जितनी भी आपको जानते हैं, अगर आपके दिमाग में हो ट्रीटी ऑफ संगोली, और यदि हम ट्रीटी ऑफ संगोली की बात करें, जो ट्रीटी ऑफ संगोली है, आप जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ संगोली नेपाल और उस वक्त जो हमारी ब्रिटिश फोर्सेस थी, एंग्लो फोर्सेस, उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, और ये युद्ध 1814 से लेकर 1816 के बीच चला था। इस युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की जो राजशाही थी उनके बीच में संधि हुई, और जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगोली। इस ट्रीटी ऑफ संगोली के अंदर भी नेपाल का कुछ एरिया था, ये क्षेत्र जो इससे नेपाल से छीन करके वो इस तरफ दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और सब्सिक्वेंटली जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो वो एरिया वाजिब सी बात है कि इंडिया के पास में रहा। यही वो डिस्प्यूटेड एरिया है। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ संगोली के बाद में कई बार ऐसा देखा गया कि इंडिया और नेपाल, उन्होंने अपने आपस में मैप्स एक्सचेंज किए होंगे जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत थी। तो उन 1819, 1821, 1870 जब ये एक्सचेंज हुए, तब भी ये सारा का सारा एरिया जो काली रिवर के डाउनवर्ड था, वो सारा का सारा एरिया इंडिया की टेरिटरी में दिखाया गया। परंतु उसके बाद कुछ समय के बाद इस नदी का नाम चेंज करके दूसरा दिखा दिया गया, और बाद में बोला गया ये नदी दूसरी है। तो इस कारण से ये एक गतिरोध चला। इश्यू आता है फिर साल 2015 में। आप जानते हैं कि साल 2015 के अंदर जो मधेशियों ने एक ब्लॉकेट किया था नेपाल का, जो यहाँ से इंडिया से उनके वहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे नेपाल में, उस वक्त इनकी जो डिमांड थी वो उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो इंडिया ने भी अनऑफिशियली इसका सपोर्ट किया था, और मधेशियों के इशू के कारण ही, मधेशियों वाले इशू के कारण नेपाल को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इंडिया के अलावा भी दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे जिससे हमें ब्लॉकेड के समय दिक्कत ना हो। तो उस वक्त नेपाल की जो गवर्नमेंट थी वो चाइना की तरफ टर्न हुई।
अब इसमें आप इंडिया को जिम्मेदार ठहराएंगे नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि चाइना खुद कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के अंदर ऑलरेडी नेपाल के अंदर इन्वॉल्व था और वो फैक्शंस क्रिएट कर रहा था। अब बीच के अंदर आप जानते हैं कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, जिनको हम फेमसली प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, और केपी ओली जो पहले थे, तो इन दोनों की आपस में इन दोनों की जब एक संगठित गवर्नमेंट बनी तब एक कोशिश की गई थी। इन्होंने ये टेरिटरी के लिए पहले बोला कि उन्होंने अपने मैप में शो किया, तब इंडिया ने विरोध किया। उसके बाद अब ये इन्होंने जो अपने करेंसी नोट के अंदर इसको डाला है, इसने इस गतिरोध को बढ़ा दिया है। ऑलरेडी इंडिया और नेपाल के बीच में इसके इश्यू को लेकर के एक डिस्कशन चल रहा है, लेकिन जब डिस्कशन फाइनलाइज नहीं हुआ, इस तरह के एग्रेशन को हम कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं। और ये चीज़ें हमारे बिल्कुल करंट से रिलेटेड है, इंडिया नेपाल के इशू से रिलेटेड है, इसके अलावा मेजर इशू कोई नहीं है। आज ही के न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल था जिसके अंदर चाइना की डेप्थ डिप्लोमेसी और चाइना का किस किस एशियन कंट्री के ऊपर कितना डेप्थ है वो दिखाया गया। तो उसके अंदर नेपाल का भी फिगर है और मैं आपको दिखाऊंगा, उधर हम यहाँ लिंक करेंगे किस प्रकार से आपके फॉरेन रिलेशन है वो इकोनॉमी से जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा इकोनॉमी पोर्शन से रिलेटेड है और जो कि आपका 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में है। आप जानते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन है उसका अभी अनावरण हो चुका है। 16th फाइनेंस कमीशन के जो अभी हमारे हेड हैं वो ऑलरेडी पहले हमारे नीति आयोग में थे, अरविंद पनगड़िया जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर नीति आयोग का गठन किया गया है। जो नीति आयोग का गठन है जो आपके फाइनेंस कमीशन का गठन है, ये इसका कार्यकाल लगभग 5 साल का होता है। और वर्तमान में जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये 1 अप्रैल 2026 से लेकर के इस अपना कार्यकाल संपूर्ण करेगा और इसकी जो रिपोर्ट है इसके कार्यकाल शुरू होने से पहले हो जाएगी, यानी कि 2025 में ये अपनी रिपोर्ट दे देगा। यहाँ पे इसके अंदर मेंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो जिससे एक रिवीजन के लिए आपको अच्छा चांस बनता है। यहाँ पे TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब जिसके आधार पे फाइनेंस कमीशन है वो अपने निर्णय लेगा। तो यहाँ पे इन्होंने पब्लिक से भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस देता कौन है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। किसके माध्यम से? प्रेसिडेंट के माध्यम से। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। किसको? फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 के अंदर। तो फाइनेंस कमीशन को जब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिली, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को पब्लिक किया गया और लोगों के विचार जानने का ये एक अभी न्यूज़ है। परंतु फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल, राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल का कार्यकाल, वर्तमान के अंदर आपके अरविंद पनगड़िया जी, ये आपके इसके अध्यक्ष हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। 15 फाइनेंस कमीशन के NK सिंह साहब थे। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं वो भी आप एक बार नाम पढ़ लें, जिसके अंदर अजय नारायण झा, उसके अलावा एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे, और इसके अलावा जो SBI की हमारे ग्रुप की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्याकांत घोष है वो भी पार्ट टाइम मेंबर हैं। तो ये इसका मेंबर हो गया, कार्यकाल 5 साल का हो गया और ये अपनी रिकमेंडेशन है वो अक्टूबर 31 2025 तक राष्ट्रपति को सबमिट कर देगा। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन को लेके 16 फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आ जाएगी, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक टॉपिक जिस थी द हिंदू में जो आ रखा था हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारा साइंस से रिलेटेड है, जो ये बोलता है कि हाउ द विडाल टेस्ट क्लाउड्स इंडिया सेंस ऑफ इट्स टाइफाइड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये न्यूज़ किस कंटेक्स्ट में है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए विडाल टेस्ट क्या है और यहाँ पे किसका नाम लिखा गया है? टाइफाइड। तो सिंपल सी बात है, जो विडाल का टेस्ट होता है ये कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। जब यदि किसी को फीवर है और इस फीवर के कई रीजंस होते हैं, तो उसमें से यदि उसको टाइफाइड है इसका पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल। इसमें आपका ब्लड का सैंपल ले जाता है, उसके अंदर यदि एंटीबॉडीज़ बनी है तो ये। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो टाइफाइड है ये कौन सी डिजीज़ है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है क्योंकि किसी बैक्टीरिया से होती है। अब इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये बैक्टीरिया होता है सैल्मोनाई। जो सैल्मोनाई बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनाई टाइफी भी कहते हैं इसको, जिसके नाम पे इसका टाइफाइड नाम रखा गया। तो सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है या खाना होता है उसके अंदर ये रहता है और जिस कारण से उसके सेवन के साथ हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और जिस कारण से हमें फीवर, हार्ट पेन्स और ये चीज़ें होती हैं, और जिसका एक रीज़न टाइफाइड। यहाँ पे जो एडिटोरियल आया है उसका हमने इस्तेमाल बेसिक जानकारी के लिए किया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो।
परंतु इस एडिटोरियल का मेन मकसद क्या है, वो ये कहता है कि जो विडाल टेस्ट हमारे यहाँ पे होता है और उसके द्वारा जो रिजल्ट दिए जाते हैं टाइफाइड के, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। हमें इसके ऊपर रिसर्च करके इसकी मैथडोलॉजी को चेंज करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बने हैं तो वो तो विडाल पॉजिटिव दिखाएगा, इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टाइफाइड से ही ग्रसित हो। तो इसको लेकर के एक साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये समझने की जरूरत है, विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए होता है। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये कौन से बैक्टीरिया होता है, तो सेलेमनाई टाइफी करके बैक्टीरिया है जो कि वाटर और जो आपका फूड का कंटेमिनेशन है, मतलब कि खाना और आपका पानी यदि दूषित है तो वहाँ से आपको टाइफाइड होने की संभावना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं साफ सफाई नहीं रखने से टाइफाइड की समस्या क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी हमारा साइंस से रिलेटेड है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको लेकर के कई व्हाट्सएप पे कई प्रकार के रूमर्स चल रहे हैं, हम उसको यहाँ पे एक डिस्कशन के तौर पे एज ए स्टूडेंट देखेंगे। एस्ट्राजेनेका, आप जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, इसने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, इसने कोविशील्ड। कोविशील्ड जो था ना वो इंडिया के अंदर चला था। मतलब एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका, इन्होंने रिसर्च करके एक वैक्सीन बनाई, और वो वैक्सीन किस डिजीज़ के खिलाफ इफेक्टिव थी, और वो डिजीज़ थी कोविड, जिसने विश्व के अंदर काफ़ी परेशान किया था। अब इस एस्ट्राजेनेका ने, भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एस्ट्राजेनेका ने मिल करके जो भारत के अंदर वैक्सीन लॉन्च करी, वो नाम था, इसी वैक्सीन का नाम था कोविशील्ड। अब इसके खिलाफ दुनिया में कई जगह केसेस चल रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हैं वो हैं। हमें ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की जिसके अंदर उन्होंने माना कि हमने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर क्या हुआ है, एक तो जो ब्लड है ना, ब्लड के क्लॉट्स बने हैं, और दूसरा इसके अलावा ये भी बताया है कि जो बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि जो आपकी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और इसके अलावा आपके प्लेटलेट्स होते हैं। तो इन प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो करीब करीब 1.5 लाख से लगभग 6.5 से 5, 1.5 लाख से 4.5 से 5 लाख होती है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति में होनी चाहिए होती है। तो ये देखा गया है कि कोविशील्ड के बाद जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई उनके अंदर प्लेटलेट्स की संख्याएं कम पाएगी और ब्लड क्लॉट्स उनके बने। तो ब्लड क्लॉट जो होता है ना, रक्त का थक्का बनना, इससे क्या होता है, कई बार ब्लॉकेज हो जाते हैं और ब्लॉकेज से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पे कोर्ट में कहा है कि जो हमारी वैक्सीन थी, हमने साल 2021 के अंदर इसका निर्माण बंद कर दिया था। और रीज़न क्या था कि हमारे पास ये जो इतनी डिमांड थी, उस डिमांड के ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल या सप्लाई अवेलेबल था। तो ये जो इसका बनाने का काम था वो तो हम काफ़ी पहले ही बंद कर चुके हैं। तो ये एक इन्होंने एक रीज़न दिया है। आपको ये 2-3 चीज़ें समझनी होगी कि इंडिया के अंदर जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। मैन्युफैक्चरिंग का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था उनके किए, और जो मिस्टर पूना वाले थे उनको इसके लिए नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए थे कि जिस लेवल पे इसने इन्होंने मास मैन्युफैक्चरिंग की है, और इस वक्त ये जो एक लोगों के लिए उन्होंने वैक्सीन अवेलेबल कराई, इट वॉज वेरी टफ चैलेंजिंग जॉब। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो सोलार पावर को लेके है, और ये जो सोलार पावर के बारे में बात करेंगे, सौर ऊर्जा, ये जो यहाँ पे इस आर्टिकल में सौर ऊर्जा की बात की गई है, ये जो सौर ऊर्जा है वो बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल लेवल पर। आप जनरली नेशनल लेवल पे तो बात करते ही हैं, आज का जो हमारा ये टॉपिक आया है उस पर हम इंटरनेशनल लेवल पर सोलार एनर्जी का क्या प्रोडक्शन है, कौन टॉप में है, वो देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो हाईएस्ट आज की टाइम में जिसके पास इंस्टॉल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन है, वो करता है चाइना। सेकंड नंबर पे है यूएसए, और वर्तमान के अंदर इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। किसमें? सोलार एनर्जी के प्रोडक्शन में। एक होती है स्थापित क्षमता और एक होती है जिसे आप उत्पादन करते हैं। स्थापित क्षमता जिसको हम इंस्टॉल कैपेसिटी कहते हैं, और एक होता है आपका प्रोडक्शन, यानी कि आप उत्पादन कितना कर रहे हैं। आप समझ गए? ये तो दो चीज़ें होती है किसी भी ऊर्जा के क्षेत्र में। यदि हम देखते हैं इन दो आंकड़ों पे ध्यान देते हैं, तो हम जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रोडक्शन में फर्स्ट अभी कौन है?
चाइना, सेकंड आपका कौन है, यूएसए, और थर्ड है इंडिया। तो इस तरह से इंडिया ने अभी जापान को ओवरटेक किया, तो अब जापान कौन सी पोजीशन पे आ गया, फोर्थ। ये तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। अब प्रोडक्शन हो कितना रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि वर्तमान के अंदर जो टोटल इंडिया के लिए दो आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो वर्तमान के अंदर जो इंडिया टोटल प्रोड्यूस कर रहा है वो लगभग 73 गीगावाट, 73 गीगावाट जो सोलर एनर्जी है, या जो आप ये कह सकते हैं कि रिन्यूएबल का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो इंडिया वर्तमान के अंदर पैदा कर रहा है। और जो जापान था वो अब फोर्थ पे आ गया। इसके साथ ये समझना होगा इंडिया की एक और रिपोर्ट आई थी, वो थी नीति आयोग की। ये यहाँ पे उसके आंकड़े दे रखे हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो मई 2024 में, यानी बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है। और नीति आयोग ये कहता है कि जो हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ण स्थापित क्षमता है, वो कितनी है, 442 गीगावाट। इस 442 गीगावाट का लगभग 18% है, वो कौन सी है, वो है सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा। आपको यहाँ थोड़ा सा इसको फॉलो करना होगा। देखिए 442 गीगावाट जो हमारी टोटल स्थापित ऊर्जा है, ये नीति आयोग बोलता है अपनी मई 2024 की रिपोर्ट में। इसमें 18% जो फैक्ट वो है, वो कौन सी है, वो हमारी सोलर एनर्जी। तो 442 का यदि आप 18% निकालेंगे तो आप देखें 4.410% हो गया, और यानी कि 40 एंड अप्रॉक्स 75 गीगावाट के आसपास ये ऊर्जा की स्थापित ऊर्जा बनती है। और जो वर्तमान में आंकड़े आए हैं वो भी 73 गीगावाट कौन बोल रहा है, ये हमारी विश्व की एक संस्था है, वो ये कहती है। आप समझ गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया को इनसे आगे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना जो प्रोडक्शन करता है वो बाकी 4 कंट्रीज आती है, 2, 3, 4 और 5, उन सब से मिलाने के अलावा भी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। ये जो जिस संस्था ने ये सर्वे किया था, इस संस्था का नाम है एम्बर। ठीक है, आप इसको भी याद रखें अगर याद रहता तो। एम्बर के अनुसार ये आंकड़े हैं। और एम्बर ये भी कहती है कि हो सकता है कि साल 2023 ऐसा साल हो जिसके अंदर हम ये देखें कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, यानी कि जो कोयला वगैरह है, इसका मैक्सिमम उत्पादन हो गया हो। क्योंकि अब जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन दुनिया भर में बढ़ रहा है, उससे हमें ऐसा लगता है कि हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके ऊपर अब खपत और उसका उत्पादन धीरे धीरे समय के साथ कम होगा। उनका कहने का मतलब है कि 2023 में पीक बन चुका है, अब उसके अंदर डिक्लाइन आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, ये जो मैंने आपको जब नेपाल और इंडिया के रिलेशन की जो हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो डाटा पॉइंट है, डाटा पॉइंट आप जानते हैं कि द हिंदू के अंदर आता है। तो ये बोलता है कि डेब्ट ओन्ड बाय साउथ एशियन नेशन टू चाइना हिट्स रिकॉर्ड लेवल्स। यानी कि जो भी राष्ट्र हैं, इसमें केवल साउथ एशिया ही नहीं दे रखा है, लेकिन साउथ एशिया के बारे में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चाइना ने जिन जिन देशों को अपने डेब्ट या फिर जो उनका कर्ज के अंदर डुबा रखा है, तो उनके जो लेवल्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले आपको अगर ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आप ये फॉलो करेंगे कि नीचे तक आपको ईयर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे $बिलियन के अंदर लोन दिख रहा है। तो आप ये देखो, हाईएस्ट जो लोन है वो किसके पास है, पाकिस्तान पीक पे है। कहाँ पे, हमारे साउथ एशिया में। उसके बाद आपको बांग्लादेश दिखेगा, श्रीलंका दिखेगा, मालदीव्स दिखेगा। और अब इन लोन में कितना अब किस कंट्री, अब जैसे इंडिया है उसको भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम हो सकता है यूएसए से ले लें, आईएमएफ से ले लें, वर्ल्ड बैंक से ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लें, नेशनल डेवलपमेंट बैंक से ले लें, या फिर हमारे डोमेस्टिक लोगों से, किसी न किसी से हम बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल बोरोइंग करते ही करते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो राष्ट्र हैं, ये जो राष्ट्र दिख रहे हैं, इन राष्ट्रों ने किस किस कंट्री से कितना लोन ले रखा है। तो जो आपको ये हाईलाइटेड कलर में दिख रहा है, इस लाइट ब्लू स्काई कलर में, वो तो है आपका चाइना और बाकी अदर नेशन है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा। भूटान से रिलेशन किसके अच्छे हैं, भूटान से रिलेशन आप जानते हैं इंडिया के, क्योंकि जो 96% भूटान जो अपना बाहर का पैसा लेता है वो किससे लेता है, इंडिया से। तो आप देखो इकोनॉमी कैसे आपके रिलेशंस को जोड़ के रखती है। फिर हमारी जो बोरोइंग है, एक्सटर्नल बोरोइंग, हमने हाईएस्ट किससे ले रखे हैं, तो हमारे पास जापान से कितना है, 49% के आसपास, उसके बाद सिंगापुर एंड सो एंड। अब आप यहाँ पे ये अफ्रीकन कंट्रीज है, नाइजीरिया देखो, इक्वाडोर तो आपका लैटिन अमेरिका कंट्री है, फिर लाओस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, कैमरून, जाम्बिया, मालदीव्स, अंगोला, कंबोडिया, इथोपिया, केनिया, कॉन्गो रिपब्लिक, श्रीलंका, अर्जेंटीना, आइवरी कोस्ट,
ये जो कंट्रीज़ देखी, इन सब कंट्रीज में मैक्सिमम 70 to 80% जो लोन है, ये कहाँ से पैसा इनके पास एक्सटर्नल बोरोइंग चाइना से। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि आप कंट्रीज़ का नाम देख लो, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान इतना कर्ज में डूब चुका है कि चाह कर भी उससे बाहर नहीं। आपको पता है कि रिसेंटली भारत और मालदीव्स के रिश्ते खराब हुए, तो मालदीव्स की 68% जो एक्सटर्नल बोरोइंग है वो किससे है, चाइना से है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो आपसी रिलेशन है उसको डिस्टर्ब करती है। और इंडिया के साथ जो उसका एक्सटर्नल बोरोइंग है वो 17% है, और वो भी आने वाले समय में आपको कम देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जैसे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं, और हालांकि कहते हैं कोई भी राष्ट्र नहीं चाहते उनके आपसी रिश्ते खराब हो, परंतु सिचुएशंस बनती है वर्ल्ड के अंदर। यही तो आपस में एक प्रॉक्सी सिस्टम बना हुआ है, अलायंस सिस्टम बना हुआ है। अब नेपाल की जैसे मैंने बात करी थी, तो नेपाल अपना 35% जापान से लेता है, 30% उसकी जो एक्सटर्नल बोरोइंग इंडिया से, और 27% उसकी बोरोइंग किससे, चाइना से। और ये जो चाइना से बोरोइंग है वो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर एक्सपांड हुई है। 2015 से लेके 2024 के अंदर ये उसकी बोरोइंग एक्सपांड हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चाइना किन किन कंट्रीज़ को लोन देके किस एरिया में अपने डोमिनेशन को बना रहा है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि रिलेशंस कैसे आपस में कंट्रीज़ के बनते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के है। तो यहाँ पे एम सुरेश बाबू साहब जो हमारे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर वहाँ पे एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखा है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे दो चीज़ों का इन्होंने डिस्कशन किया। एक तो इन्होंने किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और दूसरा जो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया वो यहाँ पे बोल रहे हैं अनइक्वालिटी। जो इक्वालिटी का गैप है उसके बारे में बात करिए। इसके अलावा भी इन्होंने दो तीन, एक सेविंग्स और एक डेप्ट कर्जे के बारे में बात करी थी। मैं फिर भी लिख देता हूँ, एक सेविंग और एक डेप्ट के बारे में। ये चार तो कंटूर्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा ये एडिटोरियल चर्चा करता है। मेन ये बात करता है एचडीआई पे अनइक्वालिटी। ये कहता है क्या है, आप जानते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी जो रिपोर्ट आई 2023 की, ये कौन पब्लिश करता है, आप सबसे पहले आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है पब्लिश करता है। साल आपके इंडिया की जो रैंक थी 2022 के अंदर, 2022 के अंदर हमारी रैंक थी 134 आउट ऑफ कितना, 193 कंट्रीज़। इसके बाद इससे पहले साल 2021 में हमारी रैंक क्या थी, तो साल 2021 में हमारी रैंक थी 135 आउट ऑफ 192। तो आपने ये देखा यहाँ पे एक स्लाइड जंप हुआ किसमें, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। परंतु उन्होंने ये बताया ये जो जंप था ना इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, और हमें ये समझना होगा कि आज हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हालांकि स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, परंतु फिर भी जो हमारी रैंकिंग है, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रैंकिंग है वो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों, उन देशों से भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कम है। इसके अलावा म्यांमार, घाना, केनिया, कॉन्गो, ये यहाँ पे देखा हाईलाइट कर रखा मैंने, म्यांमार, घाना, केनिया, कॉन्गो, अंगोला, इन सब से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कम है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जो लो लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना वो हाई लेवल की इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, और इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्चा करना, ह्यूमन डेवलपमेंट को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया कि जो हम जानते हैं कि जो रिच और पुअर का गैप है, यहाँ पे उन्होंने आंकड़ों के साथ दिखाया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे ना सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि महिलाओं और पुरुषों का, बल्कि अमीरों और गरीब का जो भेदभाव वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब इन्होंने कैसे कहा कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, तो इन्होंने कहा आप जो हमारा लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट यदि देखोगे तो आपने को देखने को मिलेगा कि जहाँ पे पुरुष हैं वो लगभग 76% लेबर फोर्स का पार्ट है, जबकि महिलाएं हैं वो लगभग 28% है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग कितना आ रहा है, 47% के आसपास। यानी कि दो जेंडर के बीच में काम करने को लेकर के रोजगार के लिए जो पार्टिसिपेशन है उसमें महिलाओं और पुरुषों में इतना डिफरेंस है। तो ये दिखा रहे हैं कि जो जेंडर गैप है और जेंडर गैप का जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस एडिटोरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो आप जरूर लिख के रखें, और इस लाइन को आप एग्जाम में एज ए हूबहू उसको कोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या दिखाया है कि लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी, लो सेविंग और हाई डेप्ट
it is time to think about an alternative growth strategy which accord primary to human development। यानी क्या कह रहे हैं कि HDI का लेवल आपका कम हो रहा है, इनइक्वालिटी है वो आपकी बढ़ रही है, जो आपकी सेविंग्स है उन सेविंग्स में गिरावट आ रही है, और जो आपका कर्जा है, डेप्ट है, उसमें बढ़ोतरी हो रही। तो बोला ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल है ना, तो हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी लेवल वापस सोचना चाहिए, और हमें दूसरा कोई अच्छा मॉडल जिसमें कमियां इस प्रकार की ना हो और जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। ये एडिटोरियल हमारा इस बारे में डिस्कस करता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स in today's newspaper which we had covered comprehensively, जिसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों के हमने एडिटोरियल्स डिस्कस कर लिए। यहाँ से आपको वापस जाकर के पेपर को पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर जाएं, एक बार पढ़ें जो एडिटोरियल डिस्कस किए, अदरवाइज़ आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, और इनसे जो प्रश्न उठते हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। लेट्स डू वन एक्सरसाइज कि मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, जो आप इसके बाद कमेंट सेक्शन में डाल सकें, जिसका इवैल्यूएशन हम करेंगे, ताकि क्या है कि एक हमारा आपस में इंगेजिंग मोमेंट बनता रहे। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से लेके होगा। तो क्वेश्चन यही है, नेपाल हैज़ बीन a reliable partner in Himalayan belt for India. How small bilateral issues can be tackled to strengthen our foreign relation or neighboring relation. Nepal has been a reliable partner in Himalayan belt for India. How bilateral issues can be tackled to strengthen our foreign relations. तो ये आप लिखें, इसके ऊपर अप्रॉक्स 150 से 200 वर्ड्स के अंदर ये आपका आंसर होना चाहिए। आप इसको हिंदी में ये भी समझ सकते हैं कि जो हिमालयन बेल्ट के अंदर नेपाल है वो भारत का एक हमेशा से रिलायबल पार्टनर और इवन एक भाई की तरह रहा है, परंतु जो बीच में आपस में दोनों राष्ट्रों के बीच में जो ये जो विवाद के मुद्दे हैं, इसको किस प्रकार से टैकल करें कि हमारे जो आपस के फॉरेन रिलेशन हैं वो अच्छे हो जाएं। इसे अपना आंसर लेके जरूर कमेंट में डालें, एक आपस में इंगेजमेंट बढ़ेगा, हमें यही पता चलेगा कि हमें किस प्रकार के हमारी न्यूज़ को एग्जाम में यूज़ करना है। एंड थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम।